हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है भी सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। तो मान लो भी हमारे पास कोई सिस्टम है ऐसा जिसमें दो पार्टिकल्स हैं, मासेस m1 और m2 के, एंड सेपरेशन बिटवीन दीज पार्टिकल्स इज r। तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो वो हमने देखना है अभी। तो देखो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा दैट विल लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दी टू पार्टिकल्स, और वो कहीं इनके बीच में होगा। मान लो यहाँ पे है, तो मान लो इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो इसको हम C मान लेते हैं, इस पॉइंट को। और इसका डिस्टेंस सपोज m1 से r1 है और m2 से r2 है। देन ऑब्वियसली r1 plus r2 will be equal to r. तो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ r1 एंड r2। तो अभी हमने r1 और r2 की वैल्यूज निकालनी है, तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं अभी। सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द मासेस, यानी r1 एंड r2। तो इसको भी कैसे निकालेंगे, तो देखो इसको निकालने के लिए अगर हम सेंटर ऑफ मास पे ओरिजिन ले लें, मतलब ये सपोज x एक्सिस और ये y एक्सिस, and apply the formula xcm is equal to m1r1 plus m2r2 upon m1 plus m2। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है भी वो ओरिजिन पे ही लाई कर रहे हैं, तो फिर xcm 0 हो जाएगा। m1 x1 लगा लो या जो भी है, या इसको rcm लिख लो। तो rcm 0 हो जाएगा बिकॉज सेंटर ऑफ मास लाइज एट द ओरिजिन इटसेल्फ। और r1 नेगेटिव होगा भी क्योंकि लेफ्ट साइड में है, तो फिर r1 की वैल्यू पुट करोगे -r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। तो भाई m1 प्लस m2 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू -m1r1 प्लस m2r2। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी m1r1 इक्वल टू m2r2। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपके पास r1 की वैल्यू आ जाएगी m2r अपॉन m1 प्लस m2, और r2 की वैल्यू आ जाएगी m1r अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है भी। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपके पास ये वैल्यू आ जाएंगी r1 एंड r2। तो देखो यहाँ पे भी जो r1 में ऊपर m2 आ रहा है और r2 में ऊपर m1 आ रहा है, बाकी सारा पार्ट सेम है, r अपॉन m1 प्लस m2, r अपॉन m1 प्लस m2। तो इसका मतलब क्या हुआ अभी,
मान लो अगर m2 ज़्यादा है m1 से, ठीक है, मान लो अगर m2 ज़्यादा है m1 से, मतलब m2 इज हैवियर एंड m1 इज लाइटर। तो अगर m2 ज़्यादा है m1 से तो फिर r1 की वैल्यू r2 से ज़्यादा होगी। सो r1 इज ग्रेटर देन r2। और अगर r1 r2 से ग्रेटर है तो फिर सेंटर ऑफ मास से थोड़ा इस तरफ लाई करेगा भी, टुवर्ड्स m2। ठीक है भी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटर ऑफ मास है वो हैवियर साइड पे लाई करता है। तो भी सेंटर ऑफ मास लाइज टुवर्ड्स हैवियर साइड। ठीक है भी, मतलब जो पार्टिकल ज़्यादा मास का होगा तो सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ होगा सिस्टम का। तो हमने जैसे भी लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया था वो अर्थ और मून का, कि जैसे मान लो ये अर्थ है और ये मून है, तो अर्थ मून सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो अर्थ के नज़दीक होना चाहिए, बिकॉज अर्थ इज हैवियर देन मून। और फिर जो ये सेंटर ऑफ मास है ये दोनों का, ये सन के चारों तरफ घूमता है और ये दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमते हैं। ठीक है भी, तो इस तरह से होता है। So this is center of mass of two particle system. इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखो, जैसे भी क्वेश्चन नंबर 6। Consider a two particle system with the particles having masses m1 and m2. If the first particle is pushed toward the center of mass by a distance d, तो मान लो उनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है भी, इसका m1 से डिस्टेंस है r1 और m2 से डिस्टेंस है r2। Then we have m1 r1 equal to m2 r2। अब क्वेश्चन ये है भी, if the first particle is pushed toward the center of mass through a distance d, तो हमने मास m1 को सपोज थोड़ा सा पुश करके यहाँ पे रख दिया, यानी डिस्टेंस d से हमने इसको पुश कर दिया, तो फिर ये डिस्टेंस कितना बचा, तो ये बचा r1 माइनस d। तो by what distance should the second particle be moved so as to keep the center of mass at the same position? तो इस सेकंड पार्टिकल को फिर कितना हमें मूव करना पड़ेगा, तो मान लो सेकंड पार्टिकल को मूव करके यहाँ पे ले आए, डिस्टेंस d प्राइम सपोज, तो d प्राइम की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि दोनों का सेंटर ऑफ मास अभी भी पॉइंट C पर ही रहे। तो ये क्वेश्चन है भी। ठीक है भी, तो मास m2 को कितना डिस्प्लेस करें कि सेंटर ऑफ मास दोनों का अभी भी पॉइंट C पर ही रहे। तो ये क्वेश्चन है भी, तो कैसे करेंगे देखो इसको भी। तो देखो भी, इसको ऐसे कर लो, आफ्टर डिस्प्लेसिंग m2 बाई डिस्टेंस d प्राइम, तो ये डिस्टेंस बचेगा r2 माइनस d प्राइम।
एंड देन अगेन अप्लाई दिस फार्मूला। अब यहाँ पे R1 की जगह पुट कर दोगे R1 माइनस डी, और R2 की जगह पुट कर दोगे R2 माइनस डी प्राइम। और फिर इसको ये ब्रैकेट ओपन कर लो। देखो ये आपस में कट जाएंगे, दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से भी डी प्राइम की वैल्यू आ जाएगी m1 अपॉन m2 इंटू डी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा भी m1 अपॉन m2 इंटू डी। ठीक है भी। अच्छा, हमने लास्ट टाइम एक ये क्वेश्चन करा था भी, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 हमने किया था अभी। देखो इसमें अगर हमने रफली अगर लोकेट करना हो कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा रफली, तो हम ऐसा करते हैं कि हम एक बार में दो पार्टिकल्स का निकालते हैं सेंटर ऑफ मास। जैसे मान लो अगर हम पहले 1 kg और 2 kg का निकाले सेंटर ऑफ मास, तो अब 2 kg हैवियर है भी 1 kg से, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, 2 kg की तरफ होगा भी। इट विल लाई टुवर्ड्स 2 kg। तो 1 kg और 2 kg का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा। तो हम ये मान सकते हैं कि 1 kg प्लस 2 kg यानी 3 kg, कि 3 kg का जो टोटल मास है वो जैसे यहाँ पे रखा हो, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं भी। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास क्या होता है भी, इट इज दैट पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। तो हम ये मान सकते हैं कि 1 kg प्लस 2 kg यानी टोटल मास 3 kg जैसे यहाँ पे रखा हो। अब ये 3 kg और ये 3 kg, फिर इन दोनों का निकाल लेते हैं सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा करो। अब क्योंकि दोनों मास इक्वल हैं 3 kg 3 kg, तो फिर इनका सेंटर ऑफ मास इनके मिड पॉइंट पे लाई करेगा। तो कुछ यहाँ पे लगा लो। तो फिर जो सेंटर ऑफ मास है पूरे सिस्टम का वो यहाँ पे लाई करेगा भी। ठीक है भी। तो सेंटर ऑफ मास विल लाई एट दिस पॉइंट। तो ये समझ आ गई आपको भी बात? यस सर। तो इस तरह से हम बारी बारी करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है भी। या पहले 3 kg और 2 kg का निकाल लो। तो 3 kg और 2 kg का कुछ यहाँ पे लाई करेगा मान लो। इट विल बी मोर टूवर्ड्स 3 kg। तो 3 kg 2 kg का यहाँ पे हो गया। तो मान लो यहाँ पे मास 5 kg रखा हुआ है, फिर 5 kg और 1 kg का यहाँ पे हो जाएगा भी। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। सर हाँ जी, यहाँ से रेशो क्या आएगा इक्वेशन नंबर 2 से? R1 अपॉन R2 कितना आएगा? M2 अपॉन M1। तो यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे मान लो हम एग्जांपल लेंगे, मान लो एक मास है 4 kg का और एक मास है 12 kg का। इनके बीच में डिस्टेंस है 10 मीटर। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास।
तो सेंटर ऑफ मास से 12 kg के नज़दीक होना चाहिए भी, कुछ यहाँ पे होना चाहिए। ये डिस्टेंस r1, ये डिस्टेंस r2। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ r1? तो ये फार्मूला है भी r1 का, m2r अपॉन m1 प्लस m2। तो m2 यहाँ पे 4 kg, r 10 मीटर, और m1 प्लस m2 12 प्लस 4, तो ये 5/2 मीटर आ जाएगा। और r2 कितना आएगा? m1 इंटू r अपॉन m1 प्लस m2, तो ये 15/2 आ जाएगा। ठीक है भी, समझ आ गई भी? Yes, sir. और बताओ भी, और कोई डाउट? हाँ जी मयंक, आपका काम हो गया भी? यस सर। ओके। इसके बाद एक ये क्वेश्चन है भी, क्वेश्चन नंबर 5 है ऑब्जेक्टिव में, ये आप कर लेना। ये भी 2 पार्टिकल सिस्टम के ऊपर है। अच्छा अभी एक पॉइंट और देखो, जो मैंने आपको शुरू में बताना था रिगार्डिंग सेंटर ऑफ मास। तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास होता क्या है? हमने लास्ट टाइम एक ये इक्वेशन निकाली थी, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू m इंटू ACM। ठीक है भी, यानी यहाँ से ACM आ जाएगा एफ एक्सटर्नल अपॉन टोटल मास। जैसे मान लो भी हमारे पास कोई एक ये रोड है, मान लो एक रोड है ये हमारे पास। अगर मैं इस पे, इस एंड पे फोर्स लगाऊंगी, दिस रोड इज फ्री टू मूव ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगर मैं इस रोड पे, ये मतलब इस एंड पे एक फोर्स लगाऊं, तो इसकी मोशन कुछ इस टाइप की होगी। ये रोड आगे भी जाएगी और साथ में ऐसे रोटेट भी करेगी। तो कुछ टाइम बाद इसकी पोजीशन कुछ ऐसे हो जाएगी, मान लो कि कुछ ऐसे हो जाएगी सपोज। ठीक है भी, तो अगर हम ये पॉइंट देखें भी, पॉइंट ए मान लो इसको, और ये पॉइंट बी मान लो, तो पॉइंट ए यहाँ पे आ गया और पॉइंट बी यहाँ पे आ गया। लेकिन अगर मैं फोर्स लगाऊं इस पे नीचे की तरफ, तो फोर्स अगर ऊपर की बजाय नीचे वाले एंड पे लगाएं, तो फिर ये अगेन इट विल ट्रांसलेट एंड रोटेट, और फिर इसकी पोजीशन कुछ ऐसे हो जाएगी भी। ठीक है, अब ये ट्रांसलेट भी करेगी, लेकिन ये रोटेट अब ऐसे करेगी। एंड इफ वी अगेन ऑब्जर्व द मोशन ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी, तो दोनों की मोशन पहले से डिफरेंट है भी। जैसे फर्स्ट केस में पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट इतना था, सेकंड केस में डिस्प्लेसमेंट इतना है भी, तो पहले से डिफरेंट है। ऐसे ही पॉइंट बी का, तो यानी जो, अगर हम फोर्स की लोकेशन चेंज कर देते हैं
तो इसके जो डिफरेंट पॉइंट्स है रोड के, उनकी मोशन पहले से डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है भी, उनकी मोशन पहले से डिफरेंट हो जाएगी अगर हम सेम फोर्स लगाएं, बस केवल लोकेशन चेंज कर देते हैं फोर्स की हम, देन मोशंस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स विल चेंज। लेकिन पूरी बॉडी में एक पॉइंट ऐसा होगा भी जिसकी मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेदर यू अप्लाई द फोर्स एट द टॉप एंड और एट द बॉटम एंड। तो एक पॉइंट पूरी बॉडी में ऐसा होगा, और वो पॉइंट कौन सा होगा भी? तो दैट सेंटर विल ऑफ बी मास। सेंटर ऑफ मास। तो मान लो सेंटर ऑफ मास है ये वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट ऐसा होगा जिसकी मोशन इन दोनों केसेस में सेम रहेगी। तो फोर्स आप चाहे जहां मर्जी लगाओ, इन एवरी केस मोशन ऑफ दिस पार्टिकल विल बी आइडेंटिकल। कंडीशन ये है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सो दिस इज बेसिकली सेंटर ऑफ मास, क्योंकि देखो जो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन है दैट इज टोटल एक्सटर्नल फोर्स अपॉन मास। तो इस इक्वेशन में ये जिक्र नहीं है कि भाई जो फोर्स हमने लगाया वो किस पॉइंट पे लगाया, बस हमने टोटल फोर्स देख लेना है अपॉन टोटल मास ऑफ सिस्टम। सो दैट विल गिव अस द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये पॉइंट समझ आया अभी सभी को कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है किसी बॉडी के अंदर? ठीक है, मतलब और केवल एक ही पॉइंट ऐसा होगा भी पूरी बॉडी में, पूरे सिस्टम में, जिसकी मोशन जो है वो फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, सो दैट इज सेंटर ऑफ मास। तो जैसे हम एक इस पे एग्जांपल लें, एक मान लो हमारे पास ये दो बॉडीज हैं भी, मान लो इसका मास है 2 kg, इसका मास है 4 kg। इस पे सपोज मैं फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का, और इस पे लगा रहा हूँ 8 न्यूटन का। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? एक तो तरीका ये है भी पहले इसका एक्सेलरेशन निकाल लें हम a1, फिर इसका निकालें a2। तो a1 आ जाएगा 10/2 यानी 5, और इसका a2 आ जाएगा 8/4 यानी 2, और फिर सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन हो जाएगी m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 2 kg है, a1 5 है, प्लस m2 4 kg और a2 2 अपॉन टोटल मास। तो आ जाएगा भी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर सीधा ऐसे ही लगा दो ACM इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स हो जाएगा 10 + 8 यानी 18 अपॉन टोटल मास 2 + 4 6। तो क्या आंसर आ जाएगा भी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन हम सीधे निकाल सकते हैं अभी, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। हमने फिर ये नहीं देखना कि वो फोर्स किस पार्टिकल पे लग रहा है, किस पे नहीं लग रहा वो फोर्स। ठीक है, तो जैसे कि ये क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नंबर 9, ये जरा ट्राई करना भी। क्वेश्चन नंबर 9, तो अभी क्या क्वेश्चन है देखो। 2 stationary particles are shown in the figure. At t equal to 0, a constant force F equal to 6 Newton starts acting on 3 kg. Find velocity of center of mass
of these particles at t equal to 5 सेकेंड। देखो जो 2 kg वाला पार्टिकल है तो हमेशा रेस्ट पे रहेगा और इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगी फोर्स अपॉन मास यानी 6/3। तो इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगी भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर t इक्वल टू 5 सेकेंड पे पूछा है तो मान लो 5 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है v2। हाँ जी मयंक। सर आंसर सी आ गया। सी, ओके ठीक है। तो कैसे करा भी ये? सर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल ली, अच्छा आपने y 1.2 ठीक है हम वैसे भी कर सकते हैं। कंबाइंड निकाल ली थी सर। चलो पहले इस तरीके से कर लेते हैं। तो अभी t इक्वल टू 5 सेकेंड पे मान लो इसकी 3 kg की वेलोसिटी v2 हो जाती है तो फिर v2 हो जाएगी u प्लस 80, u 0 है, एक्सेलरेशन 2 और टाइम 5 सेकेंड तो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। और फिर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाएगी m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1v1 तो 0 हो जाएगा बिकॉज v1 0 है, m2 3 kg और v2 10 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3 तो ये आ जाएगा भी 6 मीटर पर सेकेंड। या फिर दूसरा मेथड ये है करने का भी कि अगर हम सीधा सेंटर ऑफ मास की ही एक्सेलरेशन निकाल लें तो फिर उससे हमारे पास सीधे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाएगी और सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन होगी टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स यहाँ पे 6 है भी और टोटल मास 2 प्लस 3 5 है तो दैट इज 1.2 मीटर। तो ये 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। और फिर v इक्वल टू यू प्लस 80 सीधा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में लगा दो v यानी VCM इक्वल टू UCM प्लस ACM इंटू T। तो VCM निकालना है, UCM 0 होगा बिकॉज शुरू में दोनों पार्टिकल्स ही रेस्ट पे थे, ACM 1.2 और टाइम 5 सेकेंड तो यहाँ से आ जाएगा भी ये अगेन 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये दो तरीके हैं करने के, आप जिस मर्जी मेथड से कर सकते हो, ठीक है जी। हाँ जी, look at this concept now. Explosion of a particle. मान लो कोई पार्टिकल या जैसे कोई बॉम्ब है मान लो जो रेस्ट पे रखा हुआ है और अचानक से ये दो पार्ट्स में एक्सप्लोड कर जाता है। अभी मान लो एक पार्ट इधर जाता है और दूसरा पार्ट इधर जाता है। तो इसमें एक कंसेप्ट ये होता है भी कि जो एक्सप्लोजन होता है मान लो तो एक्सप्लोजन इज बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस। तो एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस और आपको पता है कि इंटरनल फोर्सेस की वजह से सेंटर ऑफ मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी सेंटर ऑफ मास अगर पहले यहाँ पे था तो सेंटर ऑफ मास अभी भी यहीं पे होगा। तो मान लो फर्स्ट पार्टिकल का मास m1 है, सेकंड पार्टिकल का मास m2 है और किसी टाइम अगर फर्स्ट पार्टिकल का डिस्टेंस यहाँ से x1 हो गया और सेकंड पार्टिकल का डिस्टेंस x2 हो गया, पर दोनों का सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहेगा
यानी m1x1 इज इक्वल टू m2x2। तो फिर ये रिलेशन हम लिख सकते हैं यहाँ पे भी, ठीक है भी। अब ये बात समझ आई सभी को भी? अगर दोनों का सेंटर ऑफ मास से यहीं पे रहना है, इसी पॉइंट पे रहना, पॉइंट सी पे, देन वी कैन राइट m1x1 इज इक्वल टू m2x2। इसके अलावा अगर मान लो इसकी वेलोसिटी v2 है किसी टाइम पे और इसकी v1 है, तो अभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम पहले ये इक्वेशन निकालते थे m1v1 इक्वल टू m2v2, ठीक है भी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम ये इक्वेशन निकालते थे, और ये इक्वेशन देखो यहाँ से भी आ जाएगी अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो आएगा dx1 अपॉन dt, dx2 अपॉन dt, तो dx1 अपॉन dt v1 हो जाएगा भी, और dx2 अपॉन dt v2 हो जाएगा। तो यू गेट द सेम रिलेशन जो हम पहले निकालते थे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, तो वो यहाँ पे हम सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से भी निकाल सकते हैं, ठीक है भी। तो चलो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं अभी, एक्सप्लोजन वाले पे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 26 ये एडवांस वाली असाइनमेंट में है, वर्क एनर्जी पावर वाली। An object of mass 5 kg is projected with a velocity 20 meter per second. At an angle 60 degree to the horizontal. At the highest point of its path, the projectile explodes and breaks into 2 fragments. तो मान लो भी ये कुछ ऐसे जाएगा, इसने मान लो कुछ ऐसे जाना था भी, लेकिन जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे जब पहुंचा, तो यहाँ पे 2 पार्ट्स में एक्सप्लोड हो गया, 1 kg और 4 kg में। तो मान लो ये 1 kg और ये 4 kg में। तो बिफोर एक्सप्लोडिंग यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी इसकी भी? तो यहाँ वेलोसिटी होगी इसकी u cos थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है भी? u cos थीटा, यानी 20 cos 60, तो ये आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका मास है 5 kg। लेकिन ये यहाँ पे आके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 kg और 4 kg में। The fragments separate horizontally after explosion. इसका मतलब है कि आफ्टर एक्सप्लोजन जो ये फ्रैगमेंट्स हैं, इनकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है। तो इसकी v1 मान लो 1 kg वाले की, और इसकी v2 मान लोगे 4 kg वाले की। The explosion releases internal energy such that kinetic energy of system at the highest point is doubled. तो एक्सप्लोजन की वजह से भी जो इसकी सिस्टम की कुछ इंटरनल एनर्जी रिलीज हुई, जिसकी वजह से जो फाइनल के है वो इनिशियल के का डबल हो गई, यानी जो फाइनल के है वो होगी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, एंड दैट इज डबल ऑफ इनिशियल के, यानी इनिशियल के बिफोर एक्सप्लोजन वो होगी हाफ
इंटू टोटल मास 5 और वेलोसिटी 10 है तो 10 का स्क्वायर। तो भी एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी हमारे पास। तो आएगा 1000। Calculate the separation between the two fragments when they reach the ground। तो मान लो फिर जो ये वाला फ्रेगमेंट है 4 kg वाला, ये कहीं यहाँ पे आके गिरता है और 1 kg वाला कहीं यहाँ पे आके गिरता है मान लो। तो इनके बीच का सेपरेशन हमने बताना है कितना होगा कि ये सेपरेशन कितना होगा ये हमने बताना है। तो अगर हमारे पास सपोज v1 और v2 की वैल्यू आ जाए तो फिर ये हमारे पास डिस्टेंस आ सकती है। देखो क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है v1 और v2, तो फिर जो टाइम लगेगा नीचे पहुंचने में दोनों को सेम ही लगेगा और वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होगा भी। अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसकी t होती मान लो, अगर एक्सप्लोजन नहीं हुआ होता तो मान लो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट t होता, तो t/2 टाइम तो ऊपर जाने तक लग जाएगा और t/2 टाइम नीचे आने तक लगेगा। अब क्योंकि आफ्टर एक्सप्लोजन इनकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है तो उससे टाइम ऑफ फ्लाइट पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो टाइम अभी भी इनको t/2 ही लगेगा नीचे आने में। इसको भी t/2 लगेगा 4 kg को और 1 kg को भी t/2 टाइम ही लगेगा फर्दर नीचे आने में। तो फिर अगर हम ये डिस्टेंस r1 मान लें तो r1 हो जाएगा v1 इंटू t/2 और ये पूरा डिस्टेंस r2 मान लें तो r2 हो जाएगा v2 इंटू t/2 और हमने फिर ये वाली डिस्टेंस निकालनी है भी से x और इसकी वैल्यू होगी r2 माइनस r1 यानी v2 माइनस v1 इंटू t/2। तो अगर v2 और v1 पता लग जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा भी। तो अभी एक इक्वेशन तो ये आ गई v1 स्क्वायर प्लस 4v2 स्क्वायर इक्वल टू 1000। सेकंड इक्वेशन क्या हो सकती है अभी? हाँ जी, सेकंड इक्वेशन क्या हो सकती है? सेकंड इक्वेशन भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हो सकती है हाईएस्ट पॉइंट पे। आफ्टर एक्सप्लोजन मोमेंटम हो जाएगा 1v1 प्लस 4v2 एंड बिफोर एक्सप्लोजन मोमेंटम होगा 5 इंटू 10। तो यहाँ से भी v1 प्लस 4v2 इक्वल टू 50 आ जाएगा। तो दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो तो भी आपके पास v1 और v2 की वैल्यू आ जाएंगी। तो जरा बताओ भी क्या वैल्यू आएंगी। तो यहाँ से v1 की वैल्यू निकाल के दैट इज 50 माइनस 4v2 इक्वेशन नंबर 1 में डाल दें अगर,
तो ये आ जाएगा अभी 4 से कट जाएगा ये। तो कुछ फैक्टर बनेंगे इसके, देखो भी जरा। ये थोड़ी गलती होगी भी। ये +4v2² भी आएगा ना, तो ये 20 हो जाएगा यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे 5 आएगा ये। अब देखो भी जरा। फाइव से और कट जाएगा ये। तो फिर ये v2 -5 एंड v2 -15। तो ऐसे दो वैल्यू आएंगे v2 की भाई, v2 = 5 एंड v2 = 15। तो v2 अगर 5 आता है तो फिर v1 कितना आएगा भी? तो फिर v1 आएगा 30। और v2 अगर 15 है फिर v1 आएगा -10। और अगर ये वैल्यू यहाँ पे रखते हो v2 और v1 की, यहाँ पे रखते हो वैल्यू, तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा भी। तो v2 - v1 ये भी 25 आएगा और ये भी 25 आएगा। ठीक है भी। तो देखो ये जो दो आंसर आए हैं इनका मतलब क्या है, पहले वो देख लेते हैं अभी। जैसे फर्स्ट केस में v1 30 है और v2 5 है, तो पहले इस वाले सोल्यूशन को देखते हैं। तो v1 वेलोसिटी मानी थी हमने 1 kg की और v2 मानी थी 4 kg की। तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि v1 ज़्यादा आ गई वेलोसिटी, इसका मतलब वो ये हुआ कि जो आफ्टर एक्सप्लोजन 1 kg वाला पार्टिकल आगे होगा और 4 kg वाला पार्टिकल पीछे होगा भी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा आ गई v1 और इसकी वेलोसिटी कम आई है। तो फिर इसकी रेंज हो जाएगी v1 × t/2 और इसकी रेंज होगी v2 × t/2। तो फिर दोनों का जो सेपरेशन आएगा वो कितना आ जाएगा भी? x। तो सेपरेशन आ जाएगा v1 - v2 × t/2, यानी 25t/2। तो v1 30 और v2 5 है। ठीक है भी। और अगर सेकंड केस लेते हैं v2 15 और v1 -10, तो फिर इसका मतलब है v1 अगर -10 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 kg वाला पार्टिकल है वो पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा फिर। तो अगर हम सेकंड सोल्यूशन लेते हैं v1 -10 और v2 15,
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 kg वाला पार्टिकल है वो पीछे जाएगा और 4 kg वाला आगे आएगा। तो 4 kg कुछ यहाँ पे गिरेगा, मान लो 1 kg कुछ यहाँ पे गिरेगा। अगेन सेपरेशन दोनों का सेम ही आएगा भी, ठीक है भी, क्योंकि इसका हो जाएगा V2 इंटू T/2, इसका हो जाएगा V1 इंटू T/2। अब दोनों ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा x, V1 प्लस V2 इंटू T/2, और ये 25 हो जाएगा दोनों का सम। तो ये समझाइए आपको भी क्या क्या हमने इसमें क्या किया। और t टाइम ऑफ फ्लाइट है भी, t की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2u sin थीटा अपॉन g से। t की वैल्यू यहाँ निकाल के फिर यहाँ रख दोगे इसमें, ठीक है जी। तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा। अच्छा एक बात और देखो, इसमें भी ये पार्टिकल जहाँ पे भी गिरेंगे, कहीं पे भी गिरेंगे, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहीं पे गिरेगा, ठीक है। दोनों का सेंटर ऑफ मास यहीं पे गिरेगा जहाँ उसने पहले गिरना था, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने केवल मैग्नीट्यूड पुट करना है भी इसमें ना, V1 और V2 का। माइनस तो केवल डायरेक्शन बता रहा है हमें, डायरेक्शन हमने ले ली है इसकी पीछे की तरफ। अब आपको यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड पुट करना है। अभी कर लोगे इसको भी, क्वेश्चन को। अगर इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें हम, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 2 इंटू 20 sin 60 अपॉन g, तो आएगा 2√3। तो क्या वैल्यू होगी इसकी 2√3 की? और फिर यहाँ पुट कर दोगे t को, (2√3), तो आपका आंसर आएगा 25√3। तो ये 43.3। अच्छा इसमें जी 9.8 लिया हुआ है, तो इस करके इसका आंसर आ रहा है 44.18। जी को अगर 10 लेंगे तो फिर ये आंसर आएगा भी 43.3 मीटर, ठीक है। अच्छा भैया बताओ कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इन दोनों में क्या फर्क होता है अभी? हाँ, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है अभी? क्या दोनों सेम ही होते हैं या कोई डिफरेंस है इनमें? यस सर, सेम ही होते हैं सेम ही होते हैं। देखो सर। यूनिफॉर्म ग्रेविटी में हम सेम कह सकते हैं। अच्छा, और ग्रेविटी यूनिफॉर्म ना हो फिर सेम नहीं ग्रेविटी होगी। तो सर यूनिफॉर्म ही रहेगी। मतलब दोनों सेम पॉइंट पे लाई करेंगे, ये कह सकते हैं। देखो यस सेंटर सर। ऑफ मास वो होता है वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, ठीक है भी, वेयर होल मास इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। और इसका फार्मूला ये होता है भी RCM इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 अपॉन टोटल मास। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है भी
the point from where the net weight of the body passes. The point from where net weight of body passes. तो वो होता है भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे मान लो कोई बॉडी है हमारे पास, मान लो ये n पार्टिकल्स की बनी हुई है, मासेज m1 m2 m3 m4 अप टू मान लो n पार्टिकल्स की बनी हुई है ये mn। तो फर्स्ट पार्टिकल का मास वेट होगा m1g, सेकंड का m2g, थर्ड का m3g। तो इस तरह से करते करते फिर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ पे होगी भी, उसकी पोजीशन यहाँ पे हो जाएगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, आर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जहाँ से नेट वेट पास करेगा बॉडी का, यानी W1 R1 प्लस W2 R2 प्लस W3 R3 अपॉन टोटल वेट। तो W1 हो जाएगा M1G, W2 M2G, और इस तरह से अप टू MNG Rn अपॉन टोटल वेट M1G प्लस M2G अप टू MNG। तो अगर G सेम है हर जगह पे तब तो G कैंसिल हो जाएगा भी ऊपर से नीचे, और फिर ये RCM के बराबर ही आ जाएगा। तो अगर ग्रेविटी यूनिफॉर्म है, यानी G की वैल्यू अगर हर जगह पे सेम है, बॉडी के हर जगह पे सेम है, तब तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों सेम ही होंगे। लेकिन अगर मान लो G की वैल्यू अलग अलग होती, जहाँ पे M1 है वहाँ पे वैल्यू G की G1 है, जहाँ पे M2 है वहाँ पे G2 है, जहाँ पे M3 है वहाँ G3, और इस तरह से Gn। तो फिर ये Gn ये फिर G आपस में कैंसिल नहीं होते भी, और फिर उस केस में RCOG विल नॉट बी इक्वल टू RCM। तो अगर बॉडी यूनिफॉर्म ग्रेविटी में नहीं रखी हुई है तो फिर वहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास ये डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है भी। एंड इन केस ऑफ अर्थ, मान लो जैसे अर्थ के पास अगर कोई बॉडी रखी हुई है, अगर बॉडी का साइज बहुत छोटा है, फिर तो हम ये मान सकते हैं कि बॉडी के हर पॉइंट पे G की वैल्यू सेम है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पे होंगे। बट अगर बॉडी का साइज काफ़ी बड़ा है, मान लो इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ अर्थ, फिर G की वैल्यू डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट हो सकती है। तो उस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास इनकी पोजीशन डिफरेंट पॉइंट्स पे हो सकती है। अभी समझ आ गई सभी को ये कंसेप्ट? ठीक है। तो अगर बॉडी का साइज बहुत छोटा है भी, तो फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों की पोजीशन एक ही होगी। ठीक है। इसके बाद इसकी थ्योरी में एक दो पॉइंट रहते हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो नेक्स्ट पॉइंट है भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी और सिस्टम ऑफ बॉडीज। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी of a system of particles or bodies or a body। तो अभी हमने जो वर्क एनर्जी पावर में हमने U का फार्मूला किया था पोटेंशियल एनर्जी का, mgh।
ये फार्मूला था एक पॉइंट मास के लिए कि अगर एक पॉइंट मास ग्राउंड से हाइट h पे रखा है और ग्राउंड को रेफरेंस लेवल लेते हैं तो फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो कोई एक रिजिड बॉडी है, कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, तो वो अगर ग्राउंड से किसी हाइट पे रखा हुआ है, इसका टोटल मास मान लो m है सिस्टम का, तो फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे भी? इसमें हाइट फिर हम किस पॉइंट की लेंगे? इसको जो फार्मूला है mgh, इसमें h हाइट हम किस पॉइंट की लेंगे भी? नीचे वाले पॉइंट के लेंगे, ऊपर वाले पॉइंट के लेंगे, या किसी बीच वाले पॉइंट के लेंगे? तो किस पॉइंट की हाइट लेंगे हम ये? तो इस केस में ये हाइट हम लेंगे सेंटर ऑफ मास की। तो मान लो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, अगर और इसकी हाइट यहाँ से YCM है, तो फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg इंटू YCM। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे इसको भी हम? तो इसका प्रूफ देख लो भी। Suppose this body is made of n number of particles of masses m1, m2, m3, m4 up to, मान लो ये n पार्टिकल्स की बनी हुई है, तो फिर इन सभी पार्टिकल्स के मासेस का सम हो जाएगा टोटल मास, विच इज इक्वल टू कैपिटल M। मान लो m1 की हाइट ग्राउंड से y1 है, m2 की हाइट ग्राउंड से y2 है, m3 की y3 अप टू mn की सपोज yn है। तो अगर हम सारे इन इंडिविजुअल पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी निकाल के ऐड कर दें तो फिर हमारे पास टोटल सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो वो हो जाएगी U1, मान लो U1 है पोटेंशियल एनर्जी मास m1 की, U2 मास m2 की, U3 मास m3 की अप टू UN मास mn की। तो U1 हो जाएगा भी m1g y1, U2 हो जाएगा m2g y2 और UN हो जाएगा mng yn। तो अगर g कॉमन निकाल लें तो ये आ जाएगा भी और फिर अगर इस इक्वेशन को m से डिवाइड कर दें और m से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है भी ये हो जाएगा YCM, यानी m1 y1 प्लस m2 y2 अप टू mn yn अपॉन टोटल मास। तो ये हो जाएगा YCM, तो m YCM इंटू g, यानी mg इंटू YCM। तो ये इसका प्रूफ हो गया अभी। हाँ भी समझ आ गई है सभी को भी? ठीक है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखो भी। अब ये हटा दो भी यहाँ से।
ये क्वेश्चन नंबर 21 देखो जरा अभी इसके ऊपर। A uniform rod of mass m and length L is held on a floor inclined at an angle 60 degree with vertical. तो एक रोड को हमने ऐसे रखा हुआ है, ये रोड अभी ऐसे, at an angle 60 degree with vertical. लेंथ इसकी L है, मास m है। तो what will be the potential energy of the rod in this position with respect to the reference level taken at the floor? तो अगर हम रेफरेंस लेवल यहाँ पे ले लें तो फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो ये क्वेश्चन है भी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होगा भी mg इंटू YCM या HCM, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा भी, और ये डिस्टेंस L/2 होगी, ये डिस्टेंस। तो फिर जो सेंटर ऑफ मास है इसकी हाइट देख लो भी कितनी आएगी ग्राउंड से। तो इसकी हाइट ये होगी HCM, ये एंगल 60 होगा भी। तो HCM की वैल्यू आ जाएगी L/2 cos 60 यानी L/4। तो क्या आंसर आ जाएगा भी? mg इंटू L/4। ठीक है भी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22 ट्राई करो इसके बाद। तो क्वेश्चन ये है कि एक चेन है मास m की जिसका 1/nth पार्ट हैंगिंग है ओवर द एज ऑफ द टेबल। तो जो हैंगिंग पार्ट है भी इसका मास हो जाएगा m/n, क्योंकि ये 1/n है पूरी चेन का, तो इसका मास m/n हो जाएगा। और जो हैंगिंग पार्ट है इसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होगी, और ये डिस्टेंस होगी L/2n, L/n का हाफ हो जाएगी। The work done in pulling the hanging portion of the chain back to the surface। तो यहाँ से हम फोर्स लगा रहे हैं अभी, और हमने पूरी चेन को टेबल पे ले आए, तो इस प्रोसेस में कितना वर्क हमें करना पड़ेगा? तो देखो वर्क जो हमें करना पड़ेगा बेसिकली वो हो जाएगा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी हैंगिंग पार्ट की, क्योंकि जो पार्ट टेबल के ऊपर रखा हुआ है पहले से ही वो तो अभी भी टेबल के ऊपर ही रहेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो हैंगिंग पार्ट है अभी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। उसका सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पे था और बाद में टेबल पे आ जाएगा। तो कितनी हाइट पे राइज कर गया सेंटर ऑफ मास? तो हाइट रेज्ड बाय सेंटर ऑफ मास इज L/2n। तो फिर वर्क आ जाएगा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वो हो जाएगी मास m/n इंटू g इंटू हाइट रेज्ड बाय सेंटर ऑफ मास, दैट इज L/2n। तो फिर इसका आंसर आ जाएगा भी mg L/2n²।
तो इसका डी आंसर आ जाएगा अभी। हाँ जी, समझ आ गई भैया? Yes, sir. ओके। इसके बाद भी इसकी थ्योरी में एक लास्ट पॉइंट और कर लेते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन ए रिजिड बॉडी। जैसे भी हमने जो पहले पढ़ा था सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, कि अगर हम स्ट्रिंग के एक एंड पे एक पार्टिकल को अटैच कर दें और फिर उसको सर्कल में घुमाएं, तो इसमें जो टेंशन होती है दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है वो, और टी की वैल्यू होती है एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब क्वेश्चन ये है भी, अगर इंस्टेड ऑफ दिस पार्टिकल अगर यहाँ पर एक रिजिड बॉडी होगी और इसको हम स्ट्रिंग से अटैच करके इस पूरी बॉडी को अगर हम ऐसे सर्कल में घुमाएं इस पॉइंट के अबाउट, और इसका मास मान लो m में भी, तो फिर यहाँ जो टेंशन होगी दैट विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टी की वैल्यू भी यही होगी एम ओमेगा स्क्वायर आर। बट अब यहाँ पे हम आर जो लेंगे भी, वो कौन से पार्टिकल का डिस्टेंस लेंगे फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे अब आर हम लेंगे जो इसका सेंटर ऑफ मास है बॉडी का भी, मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है इसका, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस लेंगे हम यहाँ से, इस पॉइंट से। तो फिर यहाँ पे आर सी एम आ जाएगा भी। और इसको भी हम वैसे प्रूव कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था भी, कि मान लो ये बॉडी जो है ये एन मासेस की बनी हुई है, M1 M2 M3 M4 अप टू Mn। मान लो M1 का डिस्टेंस यहाँ से R1 है, M2 का R2 है, M3 का R3, Mn का Rn। तो फिर M1 पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा भी M1 ओमेगा स्क्वायर R1, M2 पे M2 ओमेगा स्क्वायर R2, और इस तरह से करते करते सब पे आ जाएगा फोर्स। एंड दिस विल बी नेट फोर्स, जो नेट टेंशन यहाँ पे लगेगी। फिर ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, और इसको m से मल्टीप्लाई करके और m से डिवाइड करके, तो ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है अभी वो RCM हो जाएगी। तो फिर आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर RCM। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं अभी। तो इस पे एग्जांपल ले लेते हैं भी एक। मान लो कि रोड है भी हमारे पास, लेंथ L की, मास M की, और हमने एक स्ट्रिंग इस पे अटैच कर दी। स्ट्रिंग की भी लेंथ मान लो L है अगर,
और इस पूरी रॉड को हम सपोज ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमा रहे हैं पॉइंट O के अबाउट, देन व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो अभी स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी हमने बतानी है इसमें। तो अभी फिर टेंशन हो जाएगी m ओमेगा स्क्वायर RCM, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा भी, और इसका डिस्टेंस जो यहाँ से होगा पॉइंट O से वो RCM हो जाएगा, और ये डिस्टेंस आएगा 3L/2। तो यहाँ पे RCM की वैल्यू पुट कर दोगे भी, तो आ जाएगा 3m ओमेगा स्क्वायर L/2। तो ये आंसर आ जाएगा इसका भी टेंशन का। ठीक है भी। तो फिर इस केस में हमने जो R लेना होता है भी, तो R हमने सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस लेना होता है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इस केस में। ठीक है भी। हाँ जी, समझ आ गई भी ये सबको। तो अभी आपकी ये सेंटर ऑफ मास की थ्योरी वाला काम पूरा हो गया इसमें। तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, एक बार देख लो, रिवाइज कर लो, कोई है तो पूछ लो भी डाउट अब तो यहाँ तक। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 देखो भी कैसे करेंगे इसको। Two masses m1 and m2 are moving with velocities v1 and v2. Find their total kinetic energy in the reference frame of center of mass. तो मान लो उनका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी vcm सपोज। तो vcm की वैल्यू आएगी m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो उसने पूछा है भी फाइंड देयर टोटल काइनेटिक एनर्जी इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। यानी अगर हम ऐसे फ्रेम में बैठे हैं जिसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के इक्वल है, या अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठे हुए हैं, एक ही बात है, तो फिर हमें इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो निकालनी है अभी। So in center of mass frame, जो फर्स्ट पार्टिकल है भी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1 माइनस vcm। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में फर्स्ट पार्टिकल जो है इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1 माइनस vcm, और सेकंड की हो जाएगी v2 माइनस vcm। तो फिर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम हाफ m1 इंटू v1 माइनस vcm का स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू v2 माइनस vcm का स्क्वायर। अब ये vcm की वैल्यू यहाँ पुट करोगे भी, यहाँ पे और यहाँ पे, और इसको सिंप्लीफाई करके आपका ये आंसर आ जाएगा भी हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 का स्क्वायर। तो लेट्स सी। तो v1 माइनस vcm की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो जब एलसीएम लोगे तो m1 v1 कट जाएगा,
और यहाँ बचेगा m2v1 माइनस v2 अपॉन m1 प्लस m2। और ऐसे v2 माइनस vcm निकालोगे तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा m1। ठीक है जी। और अगर यहाँ पे v2 रख दें तो फिर m2 v2 कट जाएगा और यहाँ पे आएगा m1 v2 माइनस v1 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। तो अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी इस रिजल्ट को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, हाफ इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर, वेयर म्यू इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। तो ये फार्मूला एक बन जाता है अभी, हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। ठीक है भी। एक ये क्वेश्चन देखो जरा भी इसके बेसिस पे। पहले हम क्वेश्चन करेंगे विदाउट दिस फॉर्मूला एंड देन यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो भी क्वेश्चन ये है, मान लो दो पार्टिकल्स हैं अभी, मासेज m1 और m2 के, m1 10 kg और m2 5 kg। Suppose m1 is going with velocity u1 that is 10 meter per second and m2 is going with velocity u2 that is 6 meter per second। दोनों में कोलिजन हो जाता है अभी and coefficient of restitution is 1/2। तो find the loss of kinetic energy due to collision, ये क्वेश्चन है अभी। Find the loss of kinetic energy due to collision। तो देखो अगर हम इसको नॉर्मल मेथड से करें जो अब तक हम करते आए हैं, तो मान लो आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी हो जाती है v1 v2। तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अप्लाई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वेशन, वहां से v1 v2 निकाल के इनिशियल के ही निकालो, फाइनल के ही निकालो और दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो वो लॉस हो जाएगा। ठीक है भी। तो एक बार जरा v1 v2 निकालते हैं कितना कितना आएगा भी। तो अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं तो फाइनल मोमेंटम है 10v1 प्लस 5v2 और इनिशियल होगा 10 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 6। तो यहाँ से इक्वेशन आएगी भी 5 से कट कर दो दोनों तरफ,
और सेकंड इक्वेशन आप लिख लो भी उसकी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, E इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, E की वैल्यू 1/2, U1 10 और U2 6, तो यहाँ से V2 माइनस V1 आ जाएगा 2। दिस इज सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व कर लोगे भी, तो इन दोनों को सॉल्व करके V1 आएगा 8 और V2 आएगा 10। ठीक है, तो हमने लॉस ऑफ के बताना है भी, तो फाइंड इनिशियल के, तो इनिशियल के हो जाएगी हाफ m1 इंटू U1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू U2 स्क्वायर तो ये आएगी भी 590 जूल। और जो फाइनल के है वो कितनी आएगी, हाफ m1 V1 स्क्वायर यानी m1 10 kg और V1 8 प्लस हाफ m2 5 kg इंटू V2 यानी 10 का स्क्वायर, तो ये आती है अभी 570 जूल। तो फिर लॉस हो जाएगा के इनिशियल माइनस के फाइनल, तो आएगा 590 माइनस 570, तो आंसर आएगा भी 20 जूल। ठीक है, एक तो तरीका ये है भी करने का इसका। दूसरा मेथड है भी, अगर इसको हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में निकालें, देखो जो लॉस ऑफ के है वो तो किसी भी फ्रेम में सेम होगा, ग्राउंड फ्रेम में जो लॉस होगा वही लॉस सेंटर ऑफ मास फ्रेम में भी होगा, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहेगी, क्योंकि जब कोलिजन होगा तो इंटरनल फोर्सेस लगेंगे, इंटरनल फोर्सेस से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम ये निकाल लें कि बिफोर कोलिजन सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी और आफ्टर कोलिजन कितनी है, और फिर उनका डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमारा लॉस आ जाएगा भी। और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में निकालने का ये फार्मूला है भी, हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर। ठीक है भी, तो लेट अस डू बाय दिस मेथड। तो से आपका ये क्वेश्चन एक ही लाइन में हो जाएगा भी। तो भी इनिशियल के इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, तो फार्मूला है भी हाफ म्यू, म्यू कितना आएगा भी, तो म्यू होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो म्यू आ जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 15, तो 10/3 आ जाएगा भी। और वी रिलेटिव होगी शुरू में u1 माइनस u2 यानी 10 माइनस 6 दैट इज 4, तो फिर आ जाएगा हाफ म्यू इंटू 10 माइनस 6 का स्क्वायर, तो आएगी 80/3। और फिर जो फाइनल आएगी भी, फाइनल एनर्जी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में,
तो फाइनल का भी यही फार्मूला, हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव। अब वी रिलेटिव की वैल्यू हो जाएगी V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 यानी 2 के बराबर हो जाएगी वी रिलेटिव। तो आ जाएगा हाफ इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर, तो यह आएगा भी 20/3 जूल। और फिर लॉस क्या हो जाएगा भी, लॉस तो लॉस हो जाएगा के इनिशियल माइनस के फाइनल, यानी 80/3 माइनस 20/3, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 जूल। तो सेम आंसर जो हमने यहाँ पे निकाला था अभी, तो आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हो। हाँ जी ठीक है, भी समझ आ गई सभी को। ये हमने कैसे करा था पहले भी, ये वाला क्वेश्चन स्प्रिंग वाला, ये मैक्सिमम कंप्रेशन कब होती है, जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाती है। और फिर हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाए थे। लेकिन अभी हमने जो मेथड किया है अभी, अगर इस वाले मेथड से करें, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम लगाएं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व किसी भी फ्रेम में रहेगी, तो अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं तो फिर आपका ये क्वेश्चन एक ही स्टेप में हो जाएगा भी। तो उसको ट्राई करो जरा भी, कैसे करोगे इसको। ठीक है भी, इसको सॉल्व करने के लिए क्या लगाओगे, के प्लस पी इनिशियली इक्वल टू के प्लस पी फाइनली इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम लगाओ। तो देखो भी, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो इनिशियल के होगी वो हो जाएगी हाफ इंटू म्यू, म्यू कितना होगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 2 + 5 7 इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर, और वी रिलेटिव होगी v1 माइनस v2 दैट इज 10 - 3, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी क्योंकि स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ में शुरू में, और फाइनल के ही 0 हो जाएगी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, क्योंकि जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन वी रिलेटिव 0 हो जाता है। अभी ये हमने किया था, अभी दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पे, तो फिर वी रिलेटिव 0 हो जाएगी, और वी रिलेटिव 0 है तो फिर काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में 0 हो जाएगी। और मान लो मैक्सिमम कंप्रेशन x है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, के की वैल्यू 1120 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व कर लोगे भी तो आपका x आ जाएगा आंसर, 5 दूनी 10, ये कट जाएगा इससे, एक 7 कट जाएगा, तो x आ जाएगा भी 7/112 यानी 1/16, तो x आ जाएगा 1/4 यानी 0.25 मीटर। हाँ जी ठीक है भी, समझ आ गई सभी को ये। हाँ जी, एनी डाउट्स टिल नाउ? आज की क्लास में कोई कहीं पे डाउट है तो बताओ अभी। अभी आप इसके ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना सेंटर ऑफ मास के, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 छोड़ देना भी अभी।
और ये क्वेश्चन नंबर 14 छोड़ देना बेशक, क्वेश्चन 20 छोड़ देना। तो इसके बाकी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, ये अप टू 31, ठीक है।